We are going to discuss about the bank reconciliation statement. ध्यान दीजिएगा बेटा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो टू आइटम्स के बीच में रिकॉन्सिलेशन की बात करता है। तो इस टर्म में फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ बैंक। सो बैंक को हम लोग जो समझते हैं वो एक बैंक अकाउंट इन ऑफिस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड एक बैंक हो गया। दूसरा हमारा अकाउंट इन बैंक, हमने पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है। एज ए एग्जांपल ICICI बैंक, SBI बैंक, यहाँ बैंकों में हमारा अकाउंट होता है। तो इन दो अकाउंट्स को अलग अलग ढंग से समझना होगा। जब हम अपना अकाउंट बैंक में रखते हैं उस कंडीशन में इस चैप्टर में जो टर्म यूज होगा वो पासबुक यूज होगा। तो जब जब क्वेश्चन में पासबुक की बात आएगी तब इसका मतलब आप समझेंगे कि ये पासबुक जो है वो बैंक के पास है। सेम अब हमारे ऑफिस में अकाउंट मेंटेन होता है, उस कंडीशन में हम लोग बैंक अकाउंट जो है वो कैश बुक में रखते हैं। और कैश बुक के लिए आपको समझाना चाहेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट पर। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमें पता है एक कॉलम डिस्काउंट है, कैश है, बैंक है, डेबिट साइड, सेम एज अ क्रेडिट साइड भी जो है डिस्काउंट, कैश और बैंक होता है। मगर जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में बात करेंगे तब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट और कैश कॉलम को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम से ही हमको मतलब होगा। सेम थिंग यहाँ पर भी क्रेडिट साइड, डिस्काउंट और कैश कॉलम की बात नहीं करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन में हमेशा जो कंपैरिजन आपके पास गिवन होगा वो कैश बुक वर्सेस पासबुक होगा। कुछ इंफॉर्मेशन कैश बुक से रिलेटेड होंगी एंड सम इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन रिलेटेड विद द पासबुक। एंड व्हेन द क्वेश्चन सेज अबाउट द कैश बुक इट मींस बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डोंट कंसीडर अ डिस्काउंट कॉलम और अ कैश कॉलम। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि आपने एंट्री पास करी इन अ कैश बुक कैश कॉलम, तो ये माना जाएगा कि बैंक में एंट्री नहीं हुई है और हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि एंट्री सिर्फ कैश अकाउंट में हो रही है। अगर इंफॉर्मेशन कैश बुक की है तो हम कंसीडर से बैंक कॉलम करेंगे। कैश बुक फर्म के पास होगा, बिजनेस के पास होगा, ऑफिस में होगा, और जब बैंक के पास बात होगी तो उस कंडीशन में पासबुक की बात होगी। इस चैप्टर की अब रिक्वायरमेंट समझिए हमें कब पड़ती है। टर्म यूज हो रहा है रिकॉन्सिलेशन। इसका मतलब है कि हम टू अकाउंट्स के बीच में रिकंसाइल कर रहे हैं। ये टू वेरिएबल्स हमारे पास जो गिवन है, वन इज अ कैश बुक एंड सेकंड इज अ पासबुक। अगर इन क्वेश्चंस में जब भी गिवन होगा तो देखेंगे आप कि इनके आंसर्स आपस में टैली नहीं कर रहे होंगे। मींस जो क्लोजिंग कैश बुक की होगी और पासबुक की होगी उसमें डिफरेंसेस होंगे, और जब डिफरेंसेस होंगे तभी इस चैप्टर की बर्थ होगी। हमारा पर्पस होगा उन डिफरेंसेस को शो करना, बताना कि किस वजह से इनमें डिफरेंस है। तो इस चैप्टर की बर्थ बेटा तभी होगी कि जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कभी इक्वल नहीं दिया होगा। एज एग्जाम्पल सपोज करिए कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो 10,000 है और पासबुक का जो बैलेंस है वो 12,000 है। आ गया इसमें डिफरेंस। इसी डिफरेंस को पता करने के लिए व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं दैट्स कॉल्ड द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट हमें रीजन एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों में 2,000 का डिफरेंस किस किस वजह से आया है और क्यों आया है। उस स्टेटमेंट को अब हम अकाउंट के थ्रू आपको सिखाते हैं। मगर इस स्टेटमेंट को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये चैप्टर प्लस और माइनस के रिलेशन में बात करता है। एज एग्जांपल हमने जैसे कैश बुक से अगर एक्सप्लेन करना शुरू किया तब हमारा आंसर जो फिनिश होगा वो बेटा पासबुक पे फिनिश होगा। जब कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है 2,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें 2,000 प्लस करने पड़ेंगे, और जस्ट अपोजिट अगर हम पासबुक से कैश बुक तक पहुँचे तब हमें 2,000 को माइनस करना पड़ेगा। अब वो जो रीजंस हैं उन रीजंस को हमें प्लस
और माइनस के लैंग्वेज में समझना होता है, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा क्वेश्चंस में। डेबिट, it's a normal thing. Debit always show on the plus as a cash book when the cash book is increases. On the same basis, debit का मतलब cash book के लिए बेटा plus होगा. And when the debit terminology used for the passbook, it means a minus. Same thing, credit cash book के लिए minus, तो बेटा passbook में इसको हम समझेंगे plus. Issued, जगह जगह क्वेश्चंस में टर्म आएगा issued, check issue. तो इशू का मतलब होगा माइनस होना, अब वो भी कहाँ पर बेटा कैश बुक के लिए। अनदर थिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट टर्मिनोलॉजी को प्लस इंक्रीज के सेगमेंट में माना जाएगा कि ये प्लस हो रहा है। चार्ज का मतलब हो जाएगा माइनस, अलाउड का मतलब हो जाएगा प्लस, विड्रॉन का मतलब रहेगा अगेन माइनस। देखें यहाँ पर कि कुछ जगह मैंने अभी छोड़ दिया, माइनस साइन से पासबुक के लिए बनाया, तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलरली विड्रॉन टर्म जो है माइनस हो रहा है, तो ये पासबुक के लिए। देन ओवरड्राफ्ट, अगर क्वेश्चन में कभी भी ओवरड्राफ्ट टर्म यूज हो रहा है तो इसको हम निगेटिव सेंस में लेंगे और इसका मतलब हम माइनस कॉलम की तरफ से अंदाज लगाएंगे। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको करते हैं, फॉर्मेट के थ्रू करेंगे। सिंपल फॉर्मेट है, प्लस और माइनस का इम्पैक्ट है। कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो पासबुक पे फिनिश होगा, पासबुक से स्टार्ट होगा तो कैश बुक के ऊपर फिनिश हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, डिस्कस किया जाता है। एक्सप्लेन, तो जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए हम कैसे करते हैं। एग्जांपल लिया हमने, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016। तो जब भी BRS का क्वेश्चन होगा तो क्लोजिंग डेट गिवन होगी। इन दिस केस क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च 2016। क्वेश्चन जो गिवन होगा आपके पास वो किस फॉर्म पे है? इंफॉर्मेशन कैश बुक की हो सकती है, पासबुक से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। सेम थिंग यहाँ पर देखिए बेटा, जो गिवन है बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता था। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन इज ₹20,000 ऑन अ क्लोजिंग डेट। तो जब क्वेश्चन में ऐसा टर्म दिया हो और ये मेंशन नहीं है कि दिस इज द डेबिट बैलेंस और अ पॉजिटिव बैलेंस, तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ये हमारा एग्जम्पशन हो जाता है कि जब कुछ नहीं लिखा है तब ये हमारे लिए डेबिट बैलेंस हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बेटा गिवन ही होगा, और गिवन नहीं है तो ये डेबिट बैलेंस। अब इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे और स्टेटमेंट का कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होगा, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट एंड प्लस एंड माइनस। कई फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू आपको बता रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग में ये हो गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 पॉजिटिव। तभी आपके दिमाग में ये आता है कि प्लस कॉलम में क्यों लिखा, माइनस में क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको पहले ही बेटा बताया कि पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट का मतलब प्लस कैसे होगा, तो इसके लिए कुछ साइन बता रखे थे कि डेबिट टर्मिनोलॉजी इन अ कैश बुक मींस प्लस, तो हमने इसको प्लस के कॉलम पे लिख दिया। ऐसे ही इंफॉर्मेशन अब इसके बाद गिवन होंगी, रीजंस गिवन होंगे और उन्हीं से ही आपको रिकंसाइल करना है, इंपैक्ट देखना है कि वो प्लस के ऊपर होगा या माइनस के ऊपर होगा। अब ये क्वेश्चन कैश बुक के थ्रू रन हो सकता है, पासबुक के थ्रू, मगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैश बुक की दे रखी है तो हम कैश बुक के थ्रू इस क्वेश्चन को रन करेंगे। अनदर थिंग सेकंड, चेक इशूड। अब आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन चेक इशूड of ₹10,000 to Mr. X was not presented for payment। इसके लिए हम प्लस में लिख देते हैं 10,000 डायरेक्टली। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि डायरेक्टली कैसे 10,000 आ गया, तो देखिए इसके लिए कुछ एक चीज़ें हैं वर्किंग नोट की।
उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस जगह कि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाए। कैसे हमने इसको 10,000 को किया, इसको समझने के लिए हम एक एग्जम्पशन लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से पहले कैश बुक और पासबुक दोनों ही इक्वल थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो उस कंडीशन में हमारा एक एग्जम्पशन होता है, हम लेते हैं कैश बुक एज वेल एज पासबुक। अब इन दोनों के बीच में हम सबसे पहले एग्जम्पशन ले लेते हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये दोनों इक्वल है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब हम दोनों को इक्वल करें तो जितनी एडजस्टमेंट का अमाउंट हो हमेशा उससे अबव लेना चाहिए। एडजस्टमेंट अमाउंट 10,000 है तो उससे अबव वैल्यू एज्यूम कर ली 25,000। ये हमारा एग्जम्पशन हो गया कि दोनों इक्वल है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। एडजस्टमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर जो टर्म है, एक टर्म हुआ हमारा इशूड, ये हमें हिंट दे रहा है। तो इशूड का मतलब साइन आपको बताया, इशूड का मतलब कैश बुक में होता है माइनस, क्योंकि कैश बुक से ही थ्रू आप चेक इशू करेंगे। कंपनी ने चेक इशू किया, अब यहाँ पर चेक इशू किया गया है 10,000 का, तो 10,000 कैश बुक में माइनस। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है टू मिस्टर एक्स वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और मिस्टर एक्स ने उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो अगर बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया। तो अगर बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक स्टैंड कर जाएगा 15,000 पे और पासबुक हमारा स्टैंड कर रहा है 25,000 पे। यही से ही हमको रिकंसाइल करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इस ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस ये हुआ कि कैश बुक हमारा 15,000 पर और पासबुक हमारा 25,000 पर। और हम क्वेश्चन चला किसके थ्रू है, रन किसके थ्रू करना है, कैश बुक के थ्रू। तो बेटा इस कॉलम के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये इसके बराबर हो जाए। सिंपल सी बात कि अगर हम इस कॉलम से हम करें, इस कॉलम में ऐसा क्या करेंगे इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब हम इसमें प्लस 10,000 कर दें तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेम थिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते समय देखिए प्लस कॉलम में 10,000 मैंने कैसे लिख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट तो था कि अमाउंट कॉलम में क्या आएगा, 10,000 प्लस में आ गया। अनदर थिंग हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखें। पर्टिकुलर बेटा बहुत इजी होता है, जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है उसी को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आपको लिख देना है। ये रीजन होते हैं कि व्हाई दिस डिफरेंसेस अराइजेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने इशू कर दिया था और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बिफोर क्लोजिंग डेट। चेक डिपॉजिट कर दिया, क्लोजिंग डेट के पहले नहीं आया, तो तुरंत इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखिए। न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 15,000। सेम हमारा कॉन्सेप्ट फिर से वर्किंग नोट का स्टार्ट होगा। तो इन वर्किंग नोट मैं आपकी प्रैक्टिस फिर से कराता हूँ इसी वर्किंग नोट के ऊपर। हम कैश बुक और पासबुक को कॉमन ले लेते हैं और ये कॉमन फीचर इक्वल वैल्यू इससे अबव होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 15,000, तो 15,000 से अबव एज्यूम कर लिया कि इक्वल है 25,000 कैश बुक का और 25,000 पासबुक का। अब हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया मगर वो बैंक में कलेक्ट होने के लिए नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है डिपॉजिटेड, तो हमें समझना होगा कि चेक डिपॉजिटेड का क्या मतलब है। ये देखिए टर्म्स में प्लस और माइनस का इम्पैक्ट। डिपॉजिट का मतलब हो गया प्लस कैश बुक में और पासबुक में जिसके रिलेशन में दिया जाए। तो यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो ये अजम्पशन है कि ऑफिस वालों ने डिपॉजिट किया है। बैंक में चेक ऑफिस से डिपॉजिट हो सकता है
कस्टमर बैंक में जाके डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है, तो डिपॉजिट को समझना होगा कि डिपॉजिट किसके कंसर्न में यूज हो रहा है। यहाँ पर ये डिपॉजिट बेटा जो यूज किया जा रहा है वो ऑफिस की तरफ से, तो इसका मतलब कैश बुक में प्लस हो गया। तो यहाँ पर 15,000 जो है ये कैश बुक में प्लस हो गया। आगे क्वेश्चन लिखा है बट वॉज नॉट कलेक्टेड, बट वॉज नॉट कलेक्टेड। अब कलेक्ट करने का काम किसका होता है, बैंक का होता है, तो कलेक्ट में प्लस होता कि माइनस, फिर इंस्ट्रक्शन देखिए दे दिए गए, कलेक्टेड होता तो पासबुक में प्लस होता, मगर नॉट कलेक्टेड है तो इसका मतलब कि इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो गया, कैश बुक अब आपकी स्टैंड कर गई 40,000 पे और पासबुक आपकी स्टैंड कर गई 25,000 पे। ये इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो गया। अब आपको रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल करने के लिए आप चल किसके थ्रू रहे हो, कैश बुक के थ्रू चल रहे हो। तो अब कैश बुक के कॉलम में ऐसा क्या करें कि ये इसके बराबर हो जाए, बस यही आपका फाइनल आंसर है समझने के लिए। यहाँ पर हम 15,000 को डिडक्ट कर दें तो इक्वल आ जाएगा। सेम थिंग अब हमें 15,000 को बस कुछ नहीं करना है, माइनस के कॉलम में जाकर के लिख देना है। फिर बात आती है पर्टिकुलर्स में लिखने की, तो क्वेश्चन में जो लिखा है उसी लैंग्वेज को बदल के लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। सिंपल, जो क्वेश्चन लिखा है उसी लैंग्वेज को आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड, चेक डिपॉजिटेड बाय अ डेटर डायरेक्टली इनटू अ बैंक। तो देखिए बेटा ये पॉइंट हमारा थर्ड नहीं फोर्थ है, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ओपनिंग थी। चेक डिपॉजिटेड बाय डेटर डायरेक्टली इनटू अ बैंक, इसको कैसे करेंगे, तो इसकी जगह मैं 20,000 प्लस में लिख देता हूं, तब आपके मन में आएगा 20,000 प्लस डायरेक्टली कैसे हो गया। इसके लिए फिर मैं आपको हेल्प करूंगा वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट पे मैंने आपको बताया कि जितने के लिए भी इंफॉर्मेशन हो ट्रांजैक्शन में हमेशा उससे अबव 1 वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। तो 20,000 से अबव हम एज्यूम कर लेते हैं अगेन 25,000। आफ्टर देन आप एडजस्टमेंट डालिए, चेक डिपॉजिटेड बाय अ डेटर डायरेक्टली इनटू अ बैंक। अब यहाँ पर डिपॉजिट एक कस्टमर आपका है, उसने बैंक में डायरेक्टली कर लिया है, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई। तो डिपॉजिट टर्मिनोलॉजी का मतलब है प्लस होना, तो बैंक में ये 20,000 डायरेक्टली प्लस हो गया और एट द सेम टाइम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कैश बुक आपका स्टैंड करेगा 25,000 पे, जब बल्कि पासबुक आपका हो जाएगा अब 45,000। ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हमें इस रीजन को एक्सप्लेन करना है। ध्यान देना है कि हम चेक किसके थ्रू रहे हैं, कैश बुक के थ्रू, तो इसी कॉलम में कुछ ऐसा करें कि इसके बराबर हो जाए। सिंपल की थिंग 20,000 हम इसमें प्लस कर दें, सेम थिंग यहां मैंने प्लस कॉलम में 20,000 लिख दिया। पर्टिकुलर्स में चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली का मतलब है कस्टमर ने आकर डायरेक्ट इसको डिपॉजिट कर दिया। और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट लिया है बैंक डेबिटेड अकाउंट ऑफ ₹6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अगर मैं इसको करूं तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर दूंगा 6,000। अब आप ये समझिए, समझना होगा कि 6,000 कैसे माइनस हो गया। तो फिर हम एक नॉर्मल स्टेप को फॉलो करते हैं। आपके लिए एक वर्किंग नोट मैंने सजेस्ट किया है। वर्किंग नोट में इससे अबव वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर वर्किंग नोट में वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं इससे अबव की 10,000 हो गया, 10,000। देन आगे देखिए, बैंक डेबिटेड अकाउंट 6,000, बैंक डेबिटेड अकाउंट, तो यहाँ बैंक की बात हो रही है, उसने डेबिट कर दिया।
तो इस टर्म को आपको समझना है कि अगर बैंक ने डेबिट किया तो डेबिट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप समझिए डेबिट किसके रिलेशन में, बैंक, बैंक का मतलब क्या है, पासबुक, इसके रिलेशन में माइनस, बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पर बैंक में 6000 आपके माइनस हो जाते हैं, ऑफिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कैश बुक आपकी 10,000 पर आ गई और पासबुक 4,000 पे हो गया डिफरेंस। इस डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करते समय ध्यान दीजिएगा, कैश बुक के थ्रू हम क्वेश्चन रन कर रहे हैं, तो बेटा इस कॉलम के साथ ऐसा क्या करें कि इसकी इक्वल हो जाए, सिंपल माइनस, यही मैंने किया माइनस डायरेक्टली। इसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही थोड़ा फास्ट करने लगा। देन नरेशन जो लिखना होगा, पॉइंट लिखना होगा, तो हो जाएगा बैंक पेड अमाउंट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। तो बैंक ने यहां पर बेटा जो पेमेंट किया है ये इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए किया है, जो आपने इनको पहले इंस्ट्रक्शन दिया था एज ए एक्सपेंस। किसी और आइटम्स के लिए भी बैंक पेमेंट कर सकते हैं, तो जब भी बैंक पेमेंट करेंगे तो उसके टर्म डेबिटेड ही होगा। अब एक और टर्म में प्रैक्टिस करते हैं, ये दोनों हो गए हमारे। अब हमारे पास 6th टर्म दे रखा है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹500 एंड ₹100 डेबिटेड एज अ बैंक चार्जेस। जब भी ऐसे टर्म्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंबाइन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करके करें, इनिशियल लेवल पे परफेक्ट हो जाए तब एक साथ कर लीजिएगा। तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹500, तो इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया। देन ₹100 डेबिटेड एज अ बैंक चार्जेस, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की कि ये 500 कैसे माइनस हो गया, प्लस हो गया, और 100 किस तरीके से माइनस हो गया। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पे हेल्प लूंगा वर्किंग नोट की, और वर्किंग नोट का सेम वही कॉन्सेप्ट, जितनी वैल्यू दी जाए हमेशा उससे एक वैल्यू अबव ले लेनी चाहिए। तो यहाँ हमने 500 की एडजस्टमेंट थी, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500, उसका अबव ले लिया 10,000। अभी बच्चों के मन में बात आ सकती है कोई मैजिक है 10,000 का इसलिए 10 ले रहे हैं, कुछ और लेना चाहिए। नो प्रॉब्लम, इसकी जगह हम 1000 ले लेते हैं। चलिए अब इजी रहेगा 1000। अब लैंग्वेज देखिए, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो टर्म मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया अलाउड, जिसके लिए टर्मोलॉजी को समझना जरूरी है। बैंक में अलाउड का क्या मतलब, ये हो गया आपका अलाउड। अलाउड का बैंक में मतलब होता है प्लस। तो सिंपल बैंक के लिए, पासबुक के लिए आप 500 को प्लस कर देंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है कैश बुक पे। इसका इंपैक्ट हो गया कि कैश बुक आपकी स्टैंड कर रही है 1000 पे और बैंक पहुंच गया 1500 पे। डिफरेंस अराइज। इसको एडजस्ट करने के लिए ध्यान दें कि कैश बुक की तरफ से चल रहे हैं, तो इस कैश कॉलम में ऐसा क्या करें कि इसके बराबर हो जाए। सिंपल 500 को हम प्लस कर देते हैं, वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग, अलग पॉइंट देखते हैं, ₹100 डेबिटेड एज अ बैंक चार्जेस। तो अब फिर मैं वर्किंग नोट की हेल्प लूंगा इस जगह पर कि ₹100 एज अ बैंक चार्जेस। तो अब इस जगह देखिए बैंक डेबिटेड, ये टर्म आपको हिंट दे रखा है डेबिटेड, और प्लस साथ में एक और हिंट दे रखा है चार्जेस। दो हिंट है आपके पास यहाँ पर। तो अगर बैंक ने डेबिट किया तो तुरंत डेबिट का मतलब देखिए बैंक में मतलब क्या है, माइनस। क्रॉस चेक भी कर लीजिए, चार्जेस भी वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। चार्ज, इसका मतलब क्या है, माइनस। क्योंकि जब बैंक डेबिट करेगा, माइनस करेगा, तो आप भी डायरेक्टली इस जगह पर वर्किंग नोट पे माइनस कर देंगे। 100 को हमने माइनस कर दिया। कैश बुक में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इस वजह से इसका इंपैक्ट पड़ा कैश बुक 1000 पे और पासबुक 900 पे। हम चल किसके थ्रू रहे हैं, कैश बुक, तो डायरेक्टली इसमें ऐसा क्या करें कि इसके बराबर हो जाए। यस, आपके मन में बिल्कुल ठीक आया कि 100 को हम माइनस कर दें। तो जैसे ही 100 को माइनस करेंगे तो इसी टर्म को मैंने जाकर के यहाँ पर
लिख दिया है, 100 को माइनस कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा 7th के लिए। यहाँ पर आफ्टर डेट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है। आफ्टर डेट का मतलब है क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट हमारे पास है 31 मार्च 2016। हमें क्लोजिंग जो करनी है वो 31 मार्च 2016 तक का रिकॉन्साइल करना है, उसके बाद का रिकॉन्साइल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के अगर ट्रांजैक्शंस हो और कोई इंफॉर्मेशन क्लोजिंग डेट के बाद गिवन हो तो आप ये समझिए कि आपने उसको देखा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए आफ्टर क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट के बाद की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, उसको हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंसीडर नहीं करेंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन में गिवन है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 issued, check aggregating 3,000 were encashed in March 2016. Check aggregating 4,000 were encashed in April 2016 and the rest have not been presented. तो इसको करने के लिए अगर मैं करूंगा तो मैं 7,000 को प्लस कर दूंगा ओवर। तो अब आपके मन में आएगा कि ये कैसे हो गया 7,000। इसको आपको सिखाने के लिए मैं फिर हेल्प लूंगा वर्किंग नोट की। और वर्किंग नोट का बेसिक रूल मैंने आपको बताया करने के लिए कि आप एक ले लीजिए कैश बुक और एक कॉलम ले लीजिए पासबुक, और इसके लिए आप एग्जम्पशन ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए हमेशा अबव वैल्यू जो ट्रांजैक्शन में हो। तो बेटा ट्रांजैक्शन में वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, तो इससे अबव वैल्यू हम ले लेते हैं 20,000। अगेन पासबुक, और ये एज्यूम कर लिया कि हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल है। इसके बाद आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट का इंप्लीमेंटेशन करिए। अब हम एडजस्टमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, ध्यान से देखिए। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 10,000 वर इशूड। इशू कौन करता है, ऑफिस करता है, हमने उसको इशू किया एज ए ऑफिस। तो इशू का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो सिंपल इशू का मतलब हम माइनस ले लेंगे और 10,000 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। ओके, देन आगे देखिए, चेक एग्रीगेटिंग 3,000 वर इनकैश्ड इन मार्च 2016। क्लोजिंग डेट हमारी मार्च 2016 है। जो चेक हमने इशू किया था वो बिफोर क्लोजिंग डेट इनकैश्ड हो गया, मतलब बैंक ने इसका पेमेंट कर दिया। तो जब बैंक बेटा पेमेंट करेगा तो इसका मतलब है प्लस और माइनस, बिल्कुल करेक्ट, माइनस। आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक आया कि जब बैंक पे कर रहा है तो उसका अकाउंट पे करने पर माइनस होगा। तो इस जगह पर हमने इसको माइनस कर दिया, हाउ मच, 3,000। फिर आगे पढ़ते हैं, चेक एग्रीगेटिंग 4,000 वर इनकैश्ड इन अप्रैल 2016। ये डेट देखिए अप्रैल 2016, ये डेट आपकी क्वेश्चन में आफ्टर क्लोजिंग है। तो आफ्टर क्लोजिंग डेट के लिए मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए, कि जैसे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा ट्रांजैक्शन तो इजी हो जाएगा। तो अब ये पेमेंट क्लोजिंग डेट के बाद हुआ तो आपने इसको इग्नोर कर दिया। और फिर थर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट ऑल। और इसके बाद जो बाकी बचे वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो हमें उनको भी नहीं ध्यान देना है। तो फाइनली ये देखना होता है ट्रांजैक्शन में कि बिफोर क्लोजिंग डेट जो इंफॉर्मेशन है हम सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे, और आफ्टर क्लोजिंग डेट इंफॉर्मेशन हमारे ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा। तो as per this transaction before closing date only 3,000 rupees is encashed in a bank and after that remaining were not presented. 4,000 is presented but after the closing date. तो बेटा क्लोजिंग डेट के बाद अगर प्रेजेंट कुछ भी हो रहा है तो उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, ये मानते हैं कि उसका पेमेंट ही नहीं हुआ। तो इस केस में अब इसका इंपैक्ट देखना पड़ेगा आपको। इस इंपैक्ट की वजह से कैश बुक अब आपका स्टैंड कर गया 10,000 पे और पासबुक अब आपका स्टैंड कर रहा है 17,000 पे। क्वेश्चन हम रन कर रहे हैं कैश बुक की तरह से। तो जब बेटा हम कैश बुक से इसको रन करेंगे तब क्या होगा,
कैशबुक में ऐसा क्या करें कि इसके बराबर हो जाए, तो 10,000 के केस में हम 7,000 को प्लस कर दें। ये देखिए मैंने पहले ही 7,000 को इस पे प्लस कर दिया। अब इसके नरेशन की बात आती है, तो इस नरेशन में सिंपल सा टर्म हम लिख देते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बस ये बैंक प्रेजेंट ही नहीं हुए, और उसका सेम कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, पॉइंट नंबर 1 सेम लैंग्वेज थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और 6 में भी देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दोनों में ही देखिए प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। बस ये था कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो इजी थी, डायरेक्टली आपको गिवन थी, और जो आपके पास 6 लेवल पर एडजस्टमेंट थी इनडायरेक्टली गिवन है। इसमें से आपको समरी को निकालना होगा जिस्ट को, कि कितना चेक इशू हुआ और हाउ मच इज नॉट प्रेजेंटेड। तो बेटा जो प्रेजेंट नहीं होगा उसी का ही हमको इम्पैक्ट देना है। तो यहाँ पर 3,000 ही सिर्फ प्रेजेंट हुआ था, और जो नॉट प्रेजेंटेड है वो 7,000, इस वजह से 7,000 को हमने ऐड बैक कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द टोटल चेक। देखिए जो अभी हम लोगों ने डिक्टो किया था सेम वो इशूड के ऊपर कॉन्सेप्ट था, अब हम प्रैक्टिस करते हैं डिपॉजिटेड के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹5,000 डिपॉजिटेड। अभी जब पहले किया था वो इशूड था, डिपॉजिटेड चेक एग्रीगेटिंग ₹1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च 2016, मतलब बिफोर डेट, क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च 2016, बिफोर डेट सिर्फ 1,500 की एंट्री हुई। चेक एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2016, मतलब ये आफ्टर क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन क्रेडिटेड। तो आफ्टर क्लोजिंग डेट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन रहता है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इस कंडीशन में मैं 3,500 जो है वो माइनस कर देता हूं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कैसे इसको कर दिया इतनी जल्दी। अगेन मैं वर्किंग नोट देखिए हेल्प लेता हूं आपको समझाने के लिए। हमारे पास एक कैश बुक है और एक पासबुक है। यहां पर ट्रांजैक्शन 5,000 का है, तो अब हम वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं 10,000, बोथ साइड इज इक्वल विद ₹10,000। कैश और पासबुक दोनों हमारे इक्वल है। अब हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में गिवन है आउट ऑफ द चेक टोटलिंग अमाउंटिंग 5,000 डिपॉजिटेड। तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया ना कि कस्टमर ने। तो डिपॉजिट का मतलब देखिए, डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, प्लस, तो सिंपल 5,000 को हमने प्लस कर दिया। आगे लिखा हुआ है चेक एग्रीगेटिंग 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च 2016। तो क्लोजिंग डेट से पहले 1,500 बैंक में भी पहुंच गया तो प्लस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में है चेक एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड। 2,000 बेटा क्रेडिट तो हो रहा है, प्लस तो हो रहा है, मगर ध्यान दीजिए अप्रैल 2016 को, मतलब आफ्टर क्लोजिंग डेट, और जब आफ्टर क्लोजिंग डेट हो तो हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब इसका कोई इंपैक्ट नहीं, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल, और बाकी तो बैंक में पहुंचा ही नहीं। तो ये इसका इंपैक्ट होगा, देखना होगा हमें कि इसका क्या इंपैक्ट हुआ। तो इस कंडीशन में कैश बुक स्टैंड कर गई 15,000 और पासबुक स्टैंड कर दिया 11,500 पर। हम क्वेश्चन रन कर रहे हैं कैश बुक के थ्रू, तो अब कैश बुक कॉलम में ऐसा क्या करें कि ये पासबुक के इक्वल हो जाए। अब इसमें हम 3,500 को अगर माइनस कर दें तब इसकी इक्वल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर किया, 3,500 को माइनस कॉलम में लिख दिया। तो 2 ही कॉलम हमारे पास है, एक प्लस कॉलम और एक हमारे पास माइनस कॉलम। देन अब बात आती है कि इसका नरेशन क्या लिखें। सेम नरेशन यहाँ रह जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 7, इसमें भी यही था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और क्या हुआ, माइनस। यहां पर देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, माइनस। तो पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास था और हमने जो यहाँ पे 7 पे किया है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि सेम इफेक्ट है। बस
वहां पर डिपॉजिट की डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन थी और यहाँ इनडायरेक्ट है, तो उसमें से हमको अपना कॉन्सेप्ट निकाल लेना होता है। अब आपको यहाँ पर इसका बैलेंस करना सिखाते हैं, कैसे बैलेंस होगा। बैलेंस करने के लिए जब फाइनल हमारे पास सब ट्रांजैक्शंस पूरे हो जाएं, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों का पहले टोटल लिख लीजिए। टोटल अमाउंट आप मेंशन कर लीजिए 57,500 और इधर का 24,600। तो पॉजिटिव कॉलम हमारा आता है 57,600 एंड नेगेटिव कॉलम का टोटल है 24,600। अब हमें इसको बेटा बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरफ सबसे ज्यादा दे रखा हो उधर से बैलेंस स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल एक्सेस है वो पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 57,500। आपके लिए देखिए इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। ये हमने सबसे पहले टोटल किया 1, ये हमारा टोटल नंबर 2, फिर हमने स्टेप किया यहाँ पर 3। अब हम इस जगह पर लिखेंगे स्टेप नंबर 4, जो थर्ड पे है उसी कॉलम को 57,500। देन अभी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर 24,600 है और वैल्यू आ रही है 57,500। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में डिफरेंस आ रहा है। हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा 32,900। अगर हम इस डिफरेंस को लिख दें तो देखिए इक्वल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये डिफरेंस हो गया जिसको हम कहेंगे स्टेप नंबर 5। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो गया प्लस और निगेटिव का। अब जो बैलेंस निकल करके आएगा यही हमारा आंसर होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और सिखाना चाहेंगे कि बेटा ये क्रेडिट कैसे आ गया, क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया। क्रेडिट बैलेंस को ध्यान देना होगा आपको। जब भी आपने बैलेंस ऐसे निकाला तो ये बैलेंस आपका किस पे आ रहा है, निगेटिव साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये निगेटिव देखिए निगेटिव है कि नहीं निगेटिव साइड, और निगेटिव किसमें है, कैश बुक में है ना। हम क्वेश्चन कैश बुक के थ्रू रन कर रहे हैं, तो कैश बुक में निगेटिव को हम डेबिट कहते हैं या क्रेडिट, चार्ट में देख लीजिए। तो कैश बुक में निगेटिव को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। इस वजह से इसका आंसर हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया सिंपल आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको फिर रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजीज गिवन हो तो उनको प्लस और माइनस के विजन से अपना कॉन्सेप्ट सेट करिएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट कैशबुक के ऊपर प्लस पड़ रहा है या पासबुक के ऊपर प्लस पड़ रहा है। और फिर हेल्प के लिए, सजेशन के लिए वर्किंग नोट आपको सजेस्ट किया है, और वर्किंग नोट आपको एक बार बता दें कि हमेशा जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू हो हमेशा उससे अबव स्टेप पे आपको एज्यूम करना है। वर्किंग नोट आपके 4 स्टेप पे होने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि वर्किंग नोट आपके 4 स्टेप पे होने हैं। तो 4 स्टेप पे नंबर 1, क्वेश्चन में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू दी हो हमेशा उससे अबव वैल्यू एज्यूम करिए कि कैशबुक और पासबुक दोनों इक्वल होने चाहिए। देन आप एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट करिए। एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा कि प्लस हो रहा है या माइनस। लॉजिक आपका इंप्लीमेंट करेगा प्लस हो रहा है माइनस। एडजस्टमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद में देन आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि कैशबुक के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और पासबुक के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। अब जब आप इम्पैक्ट देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तब यहाँ पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी कॉजेज आप नहीं लिखेंगे। और इम्पैक्ट में जब आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसी डिफरेंस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू क्वेश्चन रन कर रहे हैं। अगर कैशबुक के थ्रू क्वेश्चन रन कर रहे हैं जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया तो सारा इम्पैक्ट कैश कॉलम के थ्रू एडजस्ट होगा, और अगर यही बेटा पासबुक में होता तो ठीक वाइस वर्सा हो जाता और फिर पासबुक से इसको हम एडजस्ट करते।
गुड लक आप लोगों को। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रैक्टिस करिए।